हम घूम फिर के कूच आए, कातिल से आए हैं। बस अब घर जा रहे हैं। दोनों को साथ लेकर लॉन की तरफ जाते सादी ने बताया। तभी पीछे से आती मुलाजमा इससे टकरा गई। ट्रे गिरी, बर्तन बिखर गए। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज, फियोना बौखलाते हुए माजरत करती बर्तन समेटने लगी। सादी ने इट्स ओके कहकर कोट जरा सा झाड़ा और आगे बढ़ गया। अभी चले जाए, मगर अभी तो खाना भी नहीं लगा। हुनैन ने लॉन में अपनी मेज तक आकर दबा दबा सा एहतजाज किया। सेम खामोश रहा। वो दोनों वजह से लाइल्म थे, मगर लाउंज का झगड़ा देख चुके थे। खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाएंगे, बस चलो यहाँ से। सादी ने जुमर को देखा। वो अकेली खड़ी थी और वो जल भुला देने वालों में से कभी नहीं थी, सो फौरन राजी हो गई। वो इस माहौल से फरार चाहती थी। हाँ चलो, बड़े अब्बा ने भी जल्द आने को कहा था। जवाहरात से उसी ने इजाजत ली। उसके इसरार और हैरत के बावजूद वो वापस आई और चलने का इशारा किया। बरामदे की सीढ़ियों पे खड़ा हाशिम उनको ही देख रहा था। कान का आला उंगली से दबाया। उसको बगैर तलाशी के मत जाने देना, वो धीरे से बोला। राइट सर। एग्जिट पे सूटेड बूटेड खड़े रिटायर्ड कर्नल खावर ने सुनकर सर हिलाया। फिर उनकी तरफ मुड़ा जो जुमर के पीछे चले आ रहे थे। जुमर संजीदगी से आगे बढ़ जाती, मगर खावर ने खनकार कर मुतवज्जा किया। मैम, सर जरा सहमत होगी आपको प्लीज। जुमर ने चौंक कर उसे देखा। सादी का हलक खुश्क हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? दरअसल मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हो गया है और खावर की समझ में नहीं आया वो डीए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से क्या कहे, मगर डीए को अधूरे फिक्रे समझने में देर नहीं लगती थी। अच्छा, मिसेस जवाहरात का नेकलेस चोरी हुआ है और अब आप हमारी तलाशी लेना चाहते हैं? नहीं मैम, दरअसल जो लोग घर के अंदर गए थे उनको, मगर हम तो हाथ धोने गए थे। हुनैन ने एकदम रूहानी होकर कहा। खावर ने बात संभालनी चाहिए, मगर जुमर के तो सर पे लग चुकी थी। अच्छा, आपका मतलब है कि मेरे बच्चे चोर हैं? मैम, सादी साहब अंदर गए थे तो मेरे पास फुटेज। 1 मिनट पहले हुनैन और सेम चोर थे। आप सादी हो गया और अगले मिनट में मैं होंगी, और अब आप हमें चोरों की तरह लाइन में खड़ा करके हमारी तलाशी लेना चाहते हैं। नहीं, आपकी नहीं, मेरी फैमिली के बच्चे हैं ये। उनकी तलाशी लेने से पहले आपको मेरी तलाशी लेना होगी, मगर इस अंधेरे कोने में नहीं, वहां इन 200-250 मेहमानों के सामने दूंगी मैं तलाशी, ताकि उनको भी पता चले कि आप लोग इज्जत से बुलाकर इज्जत से कैसे रुखसत करते हैं। सूरत हाल बिगड़ गई थी। हाशिम अचंभे से उनको देखता उस तरफ आ रहा था। जुमर, सादी खाना लगने वाला है, आप लोग इतनी जल्दी कैसे जा रहे हैं? जुमर ने चेहरा घुमाकर तीखी नजरों से हाशिम को देखा। मैं बहुत ज्यादा सराहूंगी इस बात को हाशिम, अगर आप अपनी अदाकारी पसे पुष्ट डाल दें, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपको गार्ड आपको कहे बगैर हमें यूं रोक सकते हैं। मगर क्या हुआ खावर? हाशिम ने हैरत और उलझन से खावर को देखा, जो नफी में सर हिलाता कुछ कहना चाह रहा था। आपकी मम्मी का नेकलेस चोरी हुआ है, हमारी तलाशी लेनी है, हुनैन ने बेबसी से कहा। तलाशी व्हाट? हाशिम ने बेयकीनी से खावर को देखा। सादी पैंट की जेबों में हाथ डाले अब कदरे इत्मीनान से सर झुकाए खड़ा था। खावर इसके मुकरने के लिए तैयार न था। वो गड़बड़ा गया। सर, मेरा ये मतलब नहीं था, जल्दी से संभल कर बोला। ये मेरे मेहमान है खावर। वो दबा बासा उस पे बरसा। जुमर ने सर झटका। अपनी वजाहतें महफूज रखें हाशिम, आप मेरे भतीजे को फारिस का भांजा होने की सजा नहीं दे सकते। सादी ने चौंक कर उसे देखा और हाशिम ने भी। जुमर ने उचटती निगाह उस पर डाली। न मैं आज पैदा हुई हूँ न आप। सादी फारिस के लिए कोशिश कर रहा था, सो जब वो रिहा हुआ तो इतने अरसे बाद आपको सादी को इनवाइट करने का ख्याल आ गया। आपको जानना था कि फारिस कैसे रिहा हुआ, या फिर सादी को इस बात की सजा देनी थी। मकसद जो भी था, आप मेरे भतीजे को यूं बेइज्जत नहीं कर सकते। आपकी और फारिस की खानदानी झगड़ों से हमारा ताल्लुक नहीं है। मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आप गलत समझ रही हैं, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ। चलो, जुमर कहकर आगे बढ़ गई। हुनैन और सैम झट पीछे हो लिए। सादिर आखिर में निकला और फिर मुड़कर हाशिम को देखा। हाशिम बिल्कुल बदली हुई निगाहों से उसे घूर रहा था। सादी जल्दी जल्दी से पलट गया। सर, खावर ने बेबसी से उसे जाते देखा, जो यकीनन कुछ लेकर गया था। जाने दो इसे, आज जाने दो, वो कड़वाहट से कहता पलट गया। पीछे खड़े नौशेरवा ने तिलमिलाहट से ये सब देखा। आप इसकी फुप्पो से डर गए, उसको क्यों जाने दिया? मैं किसी से नहीं डरता, आगे मौका आएगा। और इसको बताया क्यों नहीं कि इसकी बहन ने सुबह कैसे आपसे मदद मांगी थी? नौशेरवा इसके साथ चलता खौलन से कह रहा था। उसके दिल में सादी की रकाबत के अंगारे दहकना कम नहीं हुए थे। बताऊंगा, जब उसके मुंह पे थप्पड़ मारना होगा तब बताऊंगा।
वो तलखी से बड़बड़ाता आगे बढ़ रहा था, मगर भाई मेहमानों से भरा पड़ा है घर, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता अभी। उसने सारी बात ही खत्म कर दी। अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं मोहसिन, गैरों को क्या खबर दिल किस बात पे दुखता है। सड़क तारीख थी मगर सुनसान नहीं, ट्रैफिक चल रही थी। सादी खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सैम पिछली सीटों पे आंखें मूंदे पड़ा था। मुझे यकीन नहीं आता कि हाशिम इस हद तक जा सकता है, जुमर विंड स्क्रीन पे देखती तलखी से बोली। भवें अभी तक नाराजी से भिजी थी। पप्पो, इनकी गार्ड की गलती पे उनको ब्लेम मत करें, इस सब में हाशिम भाई का कोई कसूर नहीं है। पीछे बैठी हुनैन तेजी से आगे हुई। हुनैन मुलाजिम मालिक के इशारे के बगैर इतना बड़ा काम नहीं किया करते, और हाशिम के मुलाजिम तो कभी भी नहीं। पप्पो ठीक कह रही हैं, हाशिम भाई हमें बेइज्जत करना चाहते थे। सादी ने कहते हुए कार रोकी। मेरे रेस्टोरेंट का दिल नहीं जाने को चाह रहा सादी, क्या टेक अवे कर लेते हैं? जुमर इकताई हुई बोल रही थी। सादी ने इस बात में सर हिलाते हुए हुनैन को इशारा किया कि वो पिछली सीट पे पड़े इसके कोट से वॉलेट निकाल दे। उधर हुनैन ने कोट उठाया, उधर जुमर ने पर्स खोला। पप्पू मैं दे रहा हूँ ना, वॉलेट दो मेरा। अब के सादी को दरस्ती से कहना पड़ा क्योंकि हुनैन वॉलेट नहीं दे रही थी। हुनैन ने वॉलेट निकाला भी नहीं था, उसने कुछ और निकाला था। किसी एहसास के तहत जुमर और सादी ने पलट कर देखा। वो 2 उंगलियों में जगमगाता नेकलेस उठाए हैरत से दिख रही थी। जुमर की निगाहें वहीं ठहर गईं, सांस रुक गया और सादी को तो अपने गिर्द हर आवाज आना बंद हो चुकी थी। ये कोर्ट में था। हुनैन ने उलझन व परेशानी से उन दोनों को देखा। ये मिसेस कारदार का है, मैं इसे पहचानती हूँ, सर्द आवाज में वो बोली, और उन्हीं की बर्फीली नजरों से सादी को देखा। ये इधर कैसे? और तभी हैरान पैदिशान सादी यूसुफ ने चौंक कर जुमर के तासरात देखे। नहीं पप्पो, आप गलत समझ रही हैं। सादी गाड़ी चलाओ। वो सीधी हो गई, चेहरा बिल्कुल सपाट था। पप्पो आपको लगता है कि ये मैंने चुराया है? मैं चोर हूँ? हक्का बक्का। सादी का तो दिल जैसे ही टूट गया। सादी गाड़ी चलाओ, ये हाशिम ने मुझ पे प्लान किया है, उसने मुझ पे सेटअप किया है। मैं आपको सब बताऊंगा, मगर मुझ पे एतबार तो करें। एतबार? जुमर ने दुखी निगाहों से उसे देखा। और अगर वहां तुम्हारी तलाशी ली जाती और ये तुम्हारे पास से निकलता तो क्या मैं इस शहर में किसी को मुंह दिखाने की काबिल रहती? सादी, मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था। तुम वो सादी नहीं हो जिसको मैं जानती थी। सादी ने बेबसी से स्टीयरिंग पे माथा मारा। मैंने अगर ये चुराया होता तो क्या कोट उतार कर यूं फेंक देता? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? भाई चोरी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये किसी ने भाई की जेब में डाला होगा। हुनैन ने मजीद बर्दाश्त नहीं करते हुए ये सब कहा। किसी ने नहीं, हाशिम ने। ये सब इसका किया धरा है। सादी मुझे घर ड्रॉप कर दो अभी और इसी वक्त। वो रुख मोड़कर शीशे के पार देखने लगी। क्या मतलब कि आपको ड्रॉप कर दूं? आप मुझे अपने क्राइसिस में छोड़कर नहीं जा सकती जुमर। जज्बात की इंतहा थी कि लबों से जुमर निकला। वो जो 21 बरस जुमर रही थी और पिछले 4 साल की सर्द मेहरी की दीवार के बाद ही पुप्पो बनी थी, उसको ये लफ्ज चाबुक की तरह लगा। बहुत तड़प कर उसने सुलगती नजरों से सादी का चेहरा देखा। और मेरी क्राइसिस में तुम मेरे साथ थे? ये तो एक चोरी है। तुम अच्छा वकील कर लोगे तो दुनिया की किसी भी अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करवा लोगे। ये क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस वो था जिसमें तुम मुझे छोड़ कर गए थे। तुम्हें पता है सादी, जब किसी की कमर चीर कर गुर्दा निकाला जाए तो कैसी तकलीफ होती है? तुम कभी भी वो तकलीफ नहीं समझ सकते। और बात करते हो क्राइसिस की। सादी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। हुनैन को लगा वो नीला पड़ जाएगा, मगर वो नहीं पड़ा। हर जहर नीला नहीं करता। आपने आज कह ही दिया। जुमर ने सर झटक कर रुख मोड़ लिया। उसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ रही थी। ड्रॉप मी। उसको देखे बिना 2 लफ्ज बोले। हुनैन बस अपने भाई को देख रही थी। वो सर हिलाकर कार स्टार्ट कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं आपके पास नहीं था। मेरा टेस्ट था पुप्पो, और मैं फेल नहीं होना चाहता था। हुनैन को लगा सादी की आंखों में आंसू है, या शायद उसकी अपनी आंखें नम थी। वो दिल गिरफ्ता सी पीछे होकर बैठ गई। इट्स ओके, मुझे कोई शिकायत नहीं है, जुमर ने बेतासुर लहजे में कहा। घर आया तो वो खामोशी से गाड़ी से उतर गई, और अम्मी अलबत्ता इतनी खामोशी से आकर नहीं बैठती थी। उनके पास सवाल थे। क्या रहा? कौन मिला? खाने में क्या था? मगर हुनैन और सादी के पास उनके जवाब न थे। सादी ने हुनैन को पहले ही कुछ बताने से मना कर दिया था कि अम्मी दिल की मरीज थी। सैम दुनिया व माफिया से बेखबर नीम दराज सो रहा था। इनके जलवों को जिंदगी कहकर अपनी नजर का वकार खो बैठे। कंट्रोल रूम में अंधेरा था। सिर्फ
बड़ी स्क्रीन्स की रोशनियां उनके चेहरों को चमका रही थीं। हाशिम टांग पे टांग जमाए मुट्ठी लबों पे रखे पार्टी की फुटेज देख रहा था। नौशेरवा जेबों में हाथ डाले दीवार के साथ खड़ा था और जवाहिरात बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। खावर कंट्रोल पे बटन दबाता वीडियोस आगे पीछे कर रहा था। सारा घर डीबग करवा लिया है, उसने कुछ नहीं रखा। मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि तुम्हारी पूरी फौज की मौजूदगी में वो हाशिम के कमरे में दाखिल कैसे हुआ। वो जब्त होकर खावर पे बरस पड़ी। उसने कुछ नहीं रखा, वो कुछ लेकर गया है। हाशिम गौर से स्क्रीन को देखते हुए बोला। और डीए इसके साथ मिली हुई थी। नौशेरवा को अपने अलावा हर एक पे शक था, नामुमकिन। फिर एकदम हाशिम सीधा हुआ। इसे पीछे करो। खावर ने रिवाइंड किया। केक टेबल पे शहरीन केक काट रही थी। फिर इसने सोनिया की प्लेट से दिल निकाल कर एक डिश भी रखा। अब वो फियोना से कुछ कह रही थी। फिर फियोना डिश उठाए शादी की टेबल तक गई। नजरों के तबादले हाशिम के लब भिज गए। ये एक दूसरे को जानते हैं। जवाहिरात को हैरत हुई, हालांकि वो इसके सामने कई दफा मिले थे। वो इतने साल मेरी बीवी रही है और सादी फरस का भांजा है। वो यकीनन एक दूसरे को जानते हैं। हाशिम उकता कर बोला। निगाहें अभी तक उन पर थीं। इस दिल पे सोनिया लिखा हुआ था ना, इसने ये शादी को क्यों भिजवाया? यूं ही मेहमान नवाजी कर रही होगी। नौशेरवा ने हिमायत करने की सही की। जवाहिरात ने खामोशी से उसे घूरा। वो चुप हो गया। हाशिम एकदम उठा और तेजी से बाहर निकल गया। बामुश्किल 1 मिनट बाद वो इसी तरह वापस आया। खावर बाहर जाओ, तहक्कुम से कहा। तो खावर फौरन बाहर निकल गया। मेरा लैपटॉप बाहर क्यों निकला पड़ा है? किसने निकाला था? फिर उसने चौंक कर नौशेरवा को देखा। तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए था? वो शहरी को आपके हनीमून की पिक्चर्स, तुमने उसके सामने मेरा पासवर्ड डाला? वो गैज़ो गज़ब से गर्राता उसके सर पर पहुंचा। नौशेरवा ने नासमझी से उसे देखा। जी मगर इस मतलब परस्त औरत के पास सब तस्वीरें हैं। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया मेरा पासवर्ड लेने के लिए, और ये तुम्हारी शहरी ने उस घटिया आदमी को मेरा पासवर्ड दे दिया। ये वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाता स्क्रीन की तरफ इशारा कर रहा था। नहीं, शहरी ऐसा नहीं कर सकती। नौशेरवा शौक था। तुम्हें क्या लगता है क्यों छोड़ा था मैंने इसे? वो एक मतलब परस्त औरत है, मक्कार और खुदगर्ज। उसने शादी के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया और उसने पता नहीं मेरा कंप्यूटर खोलकर क्या क्या देखा होगा। हाशिम का सर चकरा कर रह गया। शहरी ऐसा नहीं कर सकती भाई, आपको बकवास बंद करो। हाशिम ने उसे गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगाया और सुर्ख पड़ती आंखें उसकी शिद्दत आंखों में गोया गाड़ कर बोला। मैंने अगर किसी चीज को इग्नोर किया है तो इसलिए कि शायद तुम्हें खुद ही अकल आ जाए। वो तुमसे शादी करे या किसी से भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद इस बेवकूफों की जन्नत से बाहर निकल आओ। झटके से इसने दम बखुद खड़े नौशेरवा का गिरेबान छोड़ दिया। फिर बालों में हाथ फिरता चलता हुआ खुद को पुरसुकून करने लगा। जवाहिरात अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो जानती है तुम उसे पसंद करते हो। अब के वो बोला तो लहजा निस्बतन नरम था। और वो इतनी खुदगर्ज है कि तुम्हें धोखा देने में उसने लम्हा नहीं लगाया, और वो भी उस शादी के लिए। पता नहीं उसने 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गया। तुमने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे? अच्छा, अब मैं अपनी रगों से खून भी निकाल लूं, इस डर से कि कोई खंजर ना घोंप दे। और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की टहनी। नौशेरवा नजरें झुकाए खड़ा था। उसे यकीन आ गया था और इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा था। जवाहिरात ने उसकी कोहनी को नरमी से छुआ। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। 10-15 मिनट में वो कुछ नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा। तुम्हारी गलती नहीं है शेरू, जाओ जाकर सो जाओ। और रही शहरीन, तो तुम इससे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस सोच समझ कर करना, जो भी करना। जाओ, शाबाश, आराम करो। वो बड़े भाई से बाप बनने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई, उसने निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से निकल गया। जवाहिरात हैरान नजरों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता? मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। वो सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई, फिर इसके कंधे पे हाथ रखकर दबाया। वो कल का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास उसका हल है। जाओ, चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था।
तुम हिसाब दोगे सादी? सबने मिलाए हाथ यहाँ तेरगी के साथ, कितना बुरा मजाक हुआ रोशनी के साथ। इतवार को सिवाय सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तुलू हुआ था। जुमर फजर के बाद सोई तो फिर देर से उठी और उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थीं। घुंघराले बाल हाथों से समेटते वो सरहाने पड़े फोन की तरफ मुतवज्जा हुई जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कॉल ले ली। कहिए हाशिम। वो जो अपने घर के अंदर अंदरूनी जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा था बेख्तियार रुका, हैंड्स फ्री कान में पक्का किया और तौलिए से चेहरा खुश करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकूफ़ी पर माजरत करना चाहता हूँ। जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। जुमर की आंखें फिर जलने लगी। सादी का आखिरी चेहरा याद आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको पाला था, बड़ा किया था। उसको दुख में देखकर दुख बढ़ जाता था। एक गलती पे इतना तो न सुनाती। वो खामोश रही। हाशिम ने तौलिए से गर्दन की कुछ रगड़ते हुए दोबारा कहा, और मैं किसी भी ऐसे मौके की वजह से अपने और आपके वर्किंग रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता। फिर जूस की बोतल उठाई और मुंह से लगाई। तमतमाते चेहरे पर तनाव था, एहतियात थी। जुमर ने पैर बेड से उतारे, फोन कंधे और कान के दरमियान रखा, पोनी में बाल जकड़े। मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 1 2 3 पे मबनी है। हाशिम, 1, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं हम दोनों। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 3, इस सब के बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे के काम आते रहते हैं। सो इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए बेहतर है कि हम जाहिर करें कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त। वो जरा सा मुस्कुराया। मिसेस जवाहरात का नेकलेस मिल गया? उसने जरा ठहर कर पूछा और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती हुई मुस्कुराहट उतरी। मेरी तरफ से वो नेकलेस जहन्नुम में चला जाए। गुड। जुमर ने फोन बंद किया तो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशेरवा जिम में दाखिल हो रहा था। वो रात वाले लिबास में था, बिखरा मुजमहल, जबकि टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस हाशिम को देखकर लगता था कि वो एक पुरसुकून नींद के बाद जागा है। भाई मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो करीब आया तो इसका सर झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड्स फ्री कान से निकालते हुए नरमी से उसे देखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, शहरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। ये नाम सुनकर नौशेरवा की आंखों में मलाल उभरा। उसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उससे अगला मरहला गुस्सा और पर इंतकाम था। वो मुझे यूं एक्सप्लॉइट करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक दिन में जमा ताजीम के सीखे से वाहिद गैर ताजीम पे गिरा दी गई थी। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं उससे कहनी चाहिए। मैं सोनिया को ड्रॉप करने उधर जा रहा हूँ, चेंज करो और मेरे साथ आओ। हाशिम ने उसका कंधा थपका। उसने चेहरा उठाकर बड़े भाई को शिकवा के नजरों से देखा। और वो सादी, उसकी क्या सजा होगी? उसकी सजा शुरू हो चुकी है। वो पकड़ा गया है। जुमर ने नेकलेस उसकी जेब से बरामद कर लिया है। अभी कॉल की थी उसको। DA डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने खुद बताया? वो हैरान हुआ। उसके लहजे ने बताया। उसने खुद नेकलेस का पूछा। उसकी आवाज से पता चल रहा था कि सादी अपना एतमाद हो चुका है। तैयार हो जाओ। नौशेरवा के शाने को थपथपाकर वो आगे बढ़ गया। उधर जुमर के घर में सदाकत बड़े अब्बा की चाय लिए उनके कमरे तक आया तो देखा वो फोन पे बात कर रहे थे। चेहरा झुका था और आवाज थकी थकी सी लगती थी। सदाकत चाय रख के खामोश से चला गया। उधर वो फोन पे कह रहे थे, क्या वाकई ऐसा हुआ है? तुम लम्हे भर के लिए यहाँ से दूर वाके छोटे बागीचे वाले घर में आओ। तो लाउंज में हुनैन सोफे पे बैठी फोन कान से लगाए बरहमी से कह रही थी, अब्बा, जुमर पप्पू ने भाई की बहुत इंसल्ट की। उनको उसका हक नहीं था। वो नेकलेस आया कहाँ से? किसी ने डाल दिया होगा भाई की जेब में। मेरा भाई कोई चोर थोड़ी है। हाशिम अब्बा ने सर झटका। मुझे वो हमेशा नापसंद रहा है, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो घर आए मेहमानों के साथ ये करेगा। हाशिम का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो तरनत से बोली, जुमर पप्पो का कसूर है। वो फारिस मामू की रिहाई का बदला भाई से ले रही हैं। उनको मामू से बहुत बहुत दूर अंदर हुनैन के अंदर कुछ डूब कर उभरा। समझ नहीं आया कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करे और उसे क्या ताबीर दे। फिर दिल को सख्त करके बोली, उनको मामू से बहुत नफरत है, इसलिए वो ऐसा करती हैं। उसने फारिस के खिलाफ गवाही तक वापस ले ली थी। हुनैन, और वो क्या करे? मगर क्या ऐसे मामू की जिंदगी के 4 साल वापस आ जाएंगे? आप मिले उनसे? नहीं ना। देखा है कैसे उखड़े उखड़े जिंदगी से बेजार लगते हैं। पहले तो जोक्स भी करते थे, मजे की बातें भी करते थे, कमगो थे, मगर जब भी बोलते मजा आता था। अब सिर्फ दिल दुखता है। वो आजर्दगी से कह रही थी। ज़मर की जगह खुद को रख कर देखो तो वो हक बजानिब है। उसको जो जिस तरह दिखाया गया वो कैसे यकीन न करती। बात यह है बड़े अब्बा के मामू उनसे ज्यादा हक बजानिब है।
یہ وہ آخری بات تھی جو حنین نے کہی تھی۔ اور آپ کب تک پھپھو کے پگھلنے کا انتظار کریں گے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا تو کل نہیں سستی ہوتا ہے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا توکل نہیں سستی ہوتا ہے۔ کچھ تو کرنا پڑتا ہے ابا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے کل رات۔ کیا وہ اب کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی؟ بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے، صرف بھائی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے خود سے بھی نظریں چرائی تھی۔ ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا تھا۔ اب ان کو کچھ کرنا تھا۔ خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں، وگرنہ عذر نہ تھا آپ کو سنانے میں۔ زمر کال ختم کر کے باہر آئی تو بڑے ابا لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ بڑے ابا نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ صداقت نے چائے لا کر رکھی تو وہ سر جھکائے چینی ملانے لگی۔ پارٹی کیسی رہی؟ تم رات بنا بات کی اندر چلی گئیں؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پوتے یا پوتی نے سویرے ہی فون کر کے ساری بات نہیں بتائی؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ شاید وہ رات کو روئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، وہ مضبوط تھی۔ بڑے ابا کو ہر مضبوط انسان پہ اب ترس آتا تھا۔ حنین نے بتایا ہے سب، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ زمر کپ لبوں سے لگا کر ٹی وی کی سم دیکھنے لگی۔ اس کا رنگین شو جاری تھا۔ لاؤنج میں پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ دونوں منتظر تھے، پھر وہی بول اٹھی۔ اس کو پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتا، کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتا، مگر شدت سب سے آنکھوں میں گلابی لکیریں ابھرنے لگیں۔ تمہیں لگتا ہے اس نے چوری کی ہے؟ وہ نیکلس اس کے پاس سے ملا ہے۔ وہ اندر کمروں میں بھی گیا تھا۔ وہ اسی لیے آنے پہ راضی ہوا تھا کہ پارٹی گھر پہ ہے، ورنہ پہلے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا؟ بڑے ابا تھک کے اسپات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، وہ بڑا ہو گیا ہے، دھوکے دینے لگ گیا ہے، فریب کار بن گیا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ فریبی اور سادی کچھ اندر تڑپا تھا۔ ایسے مت کہیں، طنز میں بھی نہیں۔ نہیں، طنز نہیں، سچ ہے یہ۔ وہ کتنے آرام سے سب کو دھوکہ دے دیتا ہے نا، اور تمہیں تو پہلی دفعہ دھوکہ نہیں دیا اس نے۔ وہ جو 2 انگلیوں سے کنپٹی مسل رہی تھی چوک کر ان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دھوکے باز ہے، اس سے فریب کی توقع ہی کرو۔ زمر، ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ الفاظ کی نسبت لہجہ مختلف تھا، عجیب تھا، چونکا دینے والا تھا۔ مت کہیں، کچھ مت کہیں۔ اور وہ متوحش ہو کر ان کو روکنا چاہتی تھی۔ وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نے اس سے کہا وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہر ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس نے تو تب بھی تمہیں دھوکہ ہی دیا تھا۔ زمر کے لب اد کھلے رہ گئے۔ ٹوٹے کانچ سے اس کا دل زخمی کیا جا رہا تھا۔ بڑے ابا اپنی جگہ سے آگے ہوئے، ذرا جھکے، زمر کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے، یاد ہے وہ یورپین عورت جس نے تمہیں گردہ دیا تھا؟ زمر نے سر بھی اسپات میں نہ ہلایا، وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ زمر، اس عورت نے گردہ نہیں دیا تھا، تمہیں وہ گردہ سادی نے دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، پھر مڑی، کھڑکی کے پٹ زور سے دھکیلے، تازہ ہوا میں دمے کے مریض کی طرح منہ کھول کر آنکھیں بند کر کے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کتنا جھوٹا ہے نا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، سب اس نے پلان کیا تھا۔ اس کا خون، گردہ سب تمہارے جیسا تھا، مگر دل تم سے بڑا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے، میں ایمانداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کروں، اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں، مگر اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ کمر کو کاٹ کر گردہ نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے زمر، اس کو پتا ہے۔ وہ لڑکا آج ایک گردے پہ ہے، جب تم ہسپتال میں تھی تو وہ بھی قریبی کمرے میں ایڈمٹ تھا، مگر اسے تو ہمدردی بھی نہیں ملی۔ وہ 4 سال سے خاموشی سے تمہاری سرد مہری برداشت کرتا آ رہا ہے، اور تم کہتی ہو وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا۔ اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، شاید اب وہ نیلی پڑنے والی تھی۔ صرف دمے سے ہی رنگ نیلا نہیں پڑا کرتا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رک رک کر الفاظ نکلے، اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کو پکڑے کھڑی تھی، ڈھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بہت خوددار ہے میرا بیٹا زمر، میں نے کتنی منت کی تھی اس کی، مگر وہ کہتا تھا اگر پھپھو کو پتہ چلا کہ یہ میرا گردہ ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی، بیٹا بھی۔ وہ مجھ سے تکلیف سے
वो मुझे तकलीफ से नहीं गुजरता देख सकती। ऐसे वो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी ना बताता अगर तुम रात उसको ये न जताती। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। गुर्दा कटने की तकलीफ ज्यादा बड़ी थी या दिल कटने की? इस सवाल को तो जवाब की जरूरत ही न थी। वो पसमुर्दा नहीं चेहरे के साथ उसकी पुश्त देख रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह सादी है। वो धीरे से पलटी। उसकी आंखों की गुलाबी लकीरें सुर्ख पड़ चुकी थी। शायद उनमें नमी भी थी। भले वो इन्हें न गिरने दे, मगर वो बहरहाल आंसू थे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज उसके पास एक गुर्दा है तो उसकी वजह मैं हूं? और ये सवाल नहीं था, सो इसका जवाब भी न था। वो नम आंखों से उसको देखते रहे। जवाब का इंतजार उसे भी न था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़की अब पूरी खुल चुकी थी और ताजा हवा बहुत उम्मीद अफजा थी। उल्फत के सौदे कौन करे, नफरत की झोली कौन भरे। हम कारोबारी दुनिया में बेगाने ही बेगाने हैं। सियाह BMW इस बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाजा खोला। हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े उसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतारकर गिरेबान में अटकाते हुए दाखिली दरवाजे को देखा जहां शहीन खड़ी थी। वो अभी उठी थी मगर बॉब कट बाल बिल्कुल सेट थे। बाबा, बाय बाबा। सोनिया से मिलने को वो झुका तो उसने बाप के दोनों गाल चूमे। फिर पीछे उतरते नौशेरवा को हाथ में लाया। भाई शेरू। वो जो खश्म की निगाहों से सिर्फ शहरीन को देख रहा था, बद दिक्कत मुस्कुराकर सर को खम दिया। सोनिया भागती हुई माँ के गले लग गई जो इसके लिए झुकी थी। उन दोनों से कतन बेनियाज। मेरा बेबी। आंखें मूंदे बच्ची को साथ लगाए वो बड़बड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। बताया है मुझे सोनिया ने रास्ते में कि उसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शहरीन बेख्तियार सीधी हुई। निगाहें फिसलकर खुद को चुपती आंखों से देखते हुए शेरू पे गईं। उसकी गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई तो वो बज़ाहिर लापरवाह थी। सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? वो मुस्कुराते हुए आगे आया। उसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हुआ और आंखों में देखकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? वो उकताई। शहरीन, इंसान में इतने गट्स होने चाहिए कि अपने अमल की जिम्मेदारी ले। तुमसे अच्छा तो सादी निकला। 2 हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने उसे पासवर्ड बताया, और हाँ, वो भी मेरी ही बेटी के केक पे। तुम अच्छी जासूस बन सकती हो। वैसे तुमने ISI के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शहरीन की अबरू हैरत से उठे। सादी ने? ओह, तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा? शहरीन की आंखों में गुस्सा और बेजारी उभरी। मैं तुमसे इतना उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वाले को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। ओह, अच्छा दोस्त? क्या तुमने नोट किया? मुड़े बगैर नौशेरवा से सवाल किया, और उसको दूसरी दफा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। गम गुस्से में बदलने लगा। वो भाई के कब से निकल कर आगे आया। क्या तुम्हें मैं ही मिला था इस्तेमाल करने के लिए? भावे बीचे वो गुस्से से कह रहा था। वो भी इस लूजर सादी के लिए? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूंगा। वो कि हाशिम यही चाहता था, मगर नौशेरवा का पारा की तरह तेज चढ़ता गुस्सा काबू करने के लिए उसे उसकी कुहनी थामनी पड़ी। नौशेरवा सर झटक कर रुख मुड़ गया। शहरीन बस सब से उन दोनों को देखी जा रही थी। आइंदा मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि फिर तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा, और अगर कोई शक है तो पहली किस्त तुम 3 दिन बाद तब देखोगी जब तुम छुट्टियों पे दुबई अकेले जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ा हूँ कि 2 दिन गुजार लो इसके साथ। शहरीन के तासुरात बदले। बेचैनी, परेशानी। वो तेजी से आगे बढ़ी। हाशिम, सोनिया मेरे साथ जाएगी, यही तय हुआ था। तय करने वाला मैं था, मंसूख भी मैं ही कर रहा हूँ। मुस्कुराहट गायब थी और वो दृष्टि से चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की कि तुम माँ थी, सो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ, बाकी वो तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती, और इस सब का सिला तुमने मेरी पुश्त पे वार करके कर दिया। इसकी आवाज ऊंची हो रही थी। नौशेरवा अब जरा कम गुस्से से उनको देख रहा था। अंदर से परेशानी भी थी। शहरी बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूंगी? तुम ये नहीं कर सकते। इसका सारा तनतना झाग बनकर बैठ गया। ये तो पहले सोचने वाली बात थी। 2 दिन गुजारो और तीसरे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जाओ। और ये तो तुम जानती हो कि मेरी बेटी को मेरी मर्जी के बगैर तुम दुनिया की किसी मुल्क ले जाना तो क्या इस मुल्क से भी नहीं निकाल सकती। इसने सिर्फ पासवर्ड मांगा था, उसे वो वापस चाहिए था जो तुमने उससे लिया था। मुझे नहीं पता
وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا؟ تم میرے ساتھ یوں مت کرو حاشم۔ حاشم چونکا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں پتا تو اس کی مدد کیوں کی؟ تمہاری بیٹی کا باپ ہوں میں، اور یہ تمہاری بیٹی کا چچا ہے جس کو تم نے یوز کیا۔ سو اب تم سونیا کو نہیں لے کر جا رہے؟ قطعی انداز میں کہہ کر وہ مڑ گیا۔ دونوں تیز تیز کار تک واپس آئے۔ دروازے جھٹ کھولے گئے۔ شہری کھڑی رہی، بے بسی پریشانی سے لب کاٹتی۔ میں نے سادی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، حاشم بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ نوشیروان نے بے اختیار اسے دیکھا۔ مطلب کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ اسے وہ چاہیے تھا جو میں نے اس سے لیا تھا، وارث کے لیپ ٹاپ کے ڈاکومنٹس، وہ میرے پاس تھے۔ کہتے ہوئے شوفر کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ مگر 15 منٹ میں وہ کتنے ڈاکومنٹس پڑھ سکتا ہے؟ شاید ایک بھی نہیں، مگر 15 منٹ میں وہ ان سب کو کاپی ضرور کر سکتا ہے، کہہ کر حاشم جیسے ساری دنیا پہ لعنت بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نوشیروان خاموش ہو گیا۔ اسے شہری کی حالت دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شہری کا قصور نہیں تھا، یہ سادی تھا جو ہر چیز کے درمیان تھا۔ اس کا قصوروار ہمیشہ سادی نکلتا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔